हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 6 जो हमारा चल रहा है उसके बारे में आगे पढ़ाई करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। एक बार वापस दोहरा लेता हूँ। वायवीय श्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो, अवायवीय श्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो। ओके। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल नाम का द्रव्य ये भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओके। अब हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम जैसे हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं तो ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं वो कैसे ले सकते हैं। अब वो बाहर आएंगे, जैसे कि मछली, वो बाहर आएगी तो वो तो मर ही जाएगी, तो सांस लेने के लिए बार बार तो बाहर तो आएगी नहीं। तो ऐसे जीव और मछली के जैसे ऐसे कई जीव हैं जो जल में रहते हैं, तो वो कैसे ऑक्सीजन लेते। तो दोस्तों वो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय सी जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, मतलब कम होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे विलोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। अब मछली पानी तो पिएगी, अपने मुंह में अंदर लेगी, और वो पानी में रहेगा ऑक्सीजन, तो वो ले लेगा रुधिर। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यह हमें पता ही है। लेकिन विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है, और इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, और यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है, और इस सतह की रक्षा के उद्देश्य यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, और इससे अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है और उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है कि भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय जो सतह होती है उसके आर पार होती है, और वो जो सतह है वो कैसी होती है, पतली और मुलायम। ठीक है। अब वो जो सतह है उसकी भी रक्षा करना ज़रूरी है। ठीक है। और हमें यह पता है कि भाई भिन्न भिन्न जो सजीव है वो ऑक्सीजन अपने भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा लेता है। तो हम सबसे पहले मनुष्य के बारे में थोड़ी बहुत, मनुष्य में कैसे श्वसन होता है। तो मनुष्य में आपको फिगर में दिखाया गया है कि भाई वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है। नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। नाक के अंदर जो बाल होते हैं वहाँ से वायु गुजरती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है। मतलब वो जो बाल है वो वायु में मिश्रित जो धूल या तो कोई दूसरी अशुद्धियाँ है वो जकड़ लेते हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है और कंठ में उपस्थित के वलय उपस्थित होती है, और यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो, मतलब उसमें कोई रुकावट ना आए। अब आगे फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, आप फिगर में देख सकते हो, जो अंतः में गुब्बारे जैसी रचना में अंतःकृत होता है, जिसे कुपिका कहते हैं। बाजू की फिगर में आपको दिखाया गया है, देखो कुपिका।
वहाँ एंड होता है वहाँ। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है, और वो गैस का विनिमय होगा। और कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तरण जाल होता है। जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है। ये तो सब एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। हम जब सांस लेते हैं तब हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है, और हमारा जो डायाफ्राम होता है वो कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भाई वक्ष गुहिका बड़ी होती है, अंदर ऑक्सीजन गया, पसलियाँ ऊपर उठी, डायाफ्राम चपटा हुआ, और वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, और विस्तृत जो कूपिका है वो भर लेती है, मतलब गुब्बारे की तरह वो फूल जाती है। रुधिर है वो शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कूपिका है। उसका काम ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए उसको पर्याप्त समय मिल जाता है। अब ऑक्सीजन देना, वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेना, उसके दौरान कुछ टाइम तो लगेगा ही। जैसे जैसे जंतुओं के आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। अब जैसे जैसे शरीर बढ़ेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे वो जो विसरण दाब है, ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, तो वो तो अपर्याप्त होगी, इसलिए तो उसकी दक्षता भी कम हो जाती है। तो फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो। श्वसन वर्णक है वो क्या है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ ऑक्सीजन पहुंचा देगा। और मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। याद रखना, 1 मार्क्स में IMP है कि भाई मानव में श्वसन वर्णक कौन है, तो हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, और यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में विलय है ही, लेकिन वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसलिए हमारा परिवहन में भी विलय अवस्था में होता है रुधिर में। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया हमारा श्वसन का, पोषण, श्वसन। और अब हम पढ़ेंगे वहन के बारे में। वहन मतलब रुधिर का वहन। सभी अंगों में रुधिर होता ही है, तो रुधिर का भी वहन होता ही होगा। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से ये जो मानव में वहन, ये टॉपिक नहीं है। हमारा हृदय पंप, वो भी टॉपिक नहीं है। ये फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, ये भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, और डायरेक्ट वहन में ये जो नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं, तो सबसे पहले रुधिर वाहिकाएं मतलब रुधिर सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी जो रुधिर वाहिकाएं, मतलब नली जैसी, पतली नली जैसे होती है, वो रुधिर वाहिकाएं होती है। धमनी वे रुधिर वाहिका है जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। याद रखना, रुधिर को हृदय हम पता ही है कि भाई हृदय में ऑक्सीजन और रुधिर की शुद्धि होती है, तो हृदय से सभी अंगों तक अगर रुधिर पहुंचाने का काम है तो वो धमनी का है। और धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है, इसलिए। अब शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाते।
धमनी का काम हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाने का, और जो दूसरा है वो शिरा, उसका काम सभी अंगों से रुधिर लेकर हृदय में पहुंचाना। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में इतना दाब होता नहीं है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। ठीक है, यह समझ में आ गया आपको धमनी और शिरा के बारे में। अब किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे क्या होगा कि भाई सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। और सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोती होती है, और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगी धमनी, वैसे वैसे छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, और कोशिकाओं के मध्य रुधिर एवं आसपास के कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। और कोशिकाएं तब आपस में मिलकर क्या बनाती है, शिराएं, तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको धमनी और शिरा के बारे में नॉलेज दिया गया है कि भाई हृदय से शरीर के सभी अंगों तक कौन पहुंचाता है, फिर शिरा का क्या है। ओके, चलो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक, भाई प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। आपने रिपोर्ट्स करवाए होंगे ब्लड का, सीबीसी का, तो उसमें आप अगर रिपोर्ट है आपके पास तो आप रिपोर्ट में गौर से देखोगे और पढ़ोगे तो उसमें भी प्लेटलेट्स लिखे होंगे। हमें पता है कि जब डेंगू हो जाता है बुखार, तब प्लेटलेट्स कम होते हैं, और वो प्लेटलेट्स कम होने के कारण हमें डेंगू होते हैं। तो अब ये प्लेटलेट्स क्या है वो पढ़ेंगे। तो इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए। जब हम घायल हो जाए तो रक्तस्राव होने लगता है, ये तो पता है, एक ब्लड निकलता है, तो तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। अब कोई चोट लगी, रुधिर बहने लगा, तो रुधिर अगर ज़्यादा जाएगा तो हमारी बॉडी में रुधिर कम हो जाएगा, तो रुधिर का कहीं ना कहीं रक्षण तो होना ही चाहिए। तो इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाती है। अगर ज़्यादा खून बह गया तो रक्तस्राव में दाब में कमी होगी, और जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी। तो इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है, जो पूरे शरीर में क्या होती है, भ्रमण करती है, और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग क्या कर लेती है, अवरोधित कर लेती है। ठीक है, ये सभी अलग अलग वाइट प्लेटलेट्स आते हैं, रेड प्लेटलेट्स आते हैं, ये सभी अलग अलग प्रकार के आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लसिका के बारे में कि भाई लसिका क्या है। तो एक अन्य प्रकार का द्रव्य है जो वहन में भी सहायता करता है, इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। याद रखना, केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर केशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतःकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपको बताया एक बार लसिका का निर्माण कैसा होता है। ठीक है, ये रुधिर के जैसा ही है, तरल है, और यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन ये रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। देखो, रुधिर और लसिका में इतना डिफरेंस है। रुधिर है वो लाल रंग का होता है, लेकिन ये रंग विहीन है। ओके, लसिका अंतःकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। लसिका वाहिका बनती है और फिर वो खुलती कहाँ है, शिरा में। फिर क्या कि भोजन जो पचा हुआ
और क्षुदांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है? लसिका। आपको 1 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा। और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में वापस रुधिर में ले जाता। तो ये हो गया लसिका के बारे में। ये भी IMP है, 2 मार्क्स में ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। चलो अब हम ये पादपों में परिवहन है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आएंगे जल का परिवहन, कि भाई पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है। पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है कि भाई उसको भी जल की ज़रूरत पड़ती है। तो जाइलम उत्तक याद रखना है, IMP है। जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएँ तथा वाहिकाएँ आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती। कौन सा उत्तक? जाइलम, जो पादप के सभी अंगों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। हमें पता है कि भाई जो जड़ें हैं वो जमीन के संपर्क में ही होगी, मृदा के संपर्क में, और वहाँ से ही उसको सभी आयन प्राप्त होते हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न होता है। तो इस अंतर, ये जो डिफरेंस है, उसको समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। ये दोनों के बीच जो अंतर होता है उसी दौरान जल है वो जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि भाई जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण होता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। अब जड़ से जल प्राप्त होगा तो वो जल ऊपर तक पहुंचना भी है, इसलिए नीचे से ऊपर की ओर धकेलना पड़ता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। अब छोटी ऊंचाई है, छोटा पौधा है, तो वो जल आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन मान लो बड़ी कोई वृक्ष बन गया, तब तो ये दाब जल वहां तक पहुंचाना वो तो पर्याप्त नहीं है। तो पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई युक्ति करते हैं। वहां तक पहुंचाने का काम किस ऊतक का? तो जाइलम। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जल पूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। जहाँ अपूर्ति है जल की, या तो जहाँ सूख गया, तो वहाँ जाइलम उत्तक है, वहाँ तक पानी पहुँचा देता है। तो वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का बाष्पन एक चूर्ण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित करता है। क्या उत्पन्न करता है? चूषण, जो जल को जड़ों में उपस्थित करता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा बाष्प के रूप में जल की हानि बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। याद रखना, बाष्पोत्सर्जन। तो वायवीय भागों द्वारा बाष्प के रूप में जो जल बाहर निकलता है उसे कहते हैं हम बाष्पोत्सर्जन। अतः बाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ के पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुख गति में सहायक है। जल जड़ों के द्वारा शोषित होता है तो जल नीचे से ऊपर जाएगा, इसलिए ऊपरी मुख का है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। याद रखना, मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी। दिन में जब रंध्र खुलते हैं तो बाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल बनता है। जो बाष्पोत्सर्जन कर्षण है वो जाइलम जो जल की गति करता है तो उसको मुख्य प्रेरक बल बनता है। ठीक है, अब हम भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है वो पढ़ाई करेंगे।
तो हमने पढ़ा है कि भाई जल कैसे होता है ट्रांसफर वो। अब हम चर्चा करेंगे कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है। ये तो पता है कि भाई पत्तियां है वो एक पादपों के लिए किचन का काम करता है। पादप के अन्य भागों में वो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान खुराक बनता है वो कैसे पहुंच जाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से लेकर दूसरी स्थान तक पहुंचाना। और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। याद रखना, जल तो जाइलम और जो ये भोजन और दूसरे पदार्थ है वो फ्लोएम द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। और ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। फिर भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशा में होता है। याद रखना, भोजन है वो और दूसरे पदार्थ उसका स्थानांतरण किसकी सहायता? साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरीमुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होते हैं। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, उससे विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज, जैसे ग्लूकोज आता है वैसे ही सुक्रोज, तो सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से ऊर्जा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आपको बोला है पूरा नाम मैंने, तो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। और यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कहाँ होता है? कम। ये ऊतक का काम क्या है कि भाई जहाँ दाब कम हो वहाँ तक पहुँचाना। और ये जो फ्लोएम है वो पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण, जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ ज़्यादा पहुँचाएगा, कम ज़रूरत हो तो वहाँ पे कम। उदाहरण के लिए भाई बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो वहन का टॉपिक है सिलेबस में हिसाब से वो ख़त्म होता है। और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो है उत्सर्जन, चौथा। तो भाई उत्सर्जन सिंपल भाषा में है क्या? उत्सर्जन मतलब जो चीज़ हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, हमारे के लिए नुकसानकारक है, उसको बाहर निकालना। तो देखते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में वर्जित गैस से कैसे हम छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना भी आवश्यकता है। यह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उसे कहते हैं उत्सर्जन। जो हमारी बॉडी को चाहिए भी नहीं और अगर रहा हमारी बॉडी में तो वो हमें नुकसान भी कर सकता है, तो ऐसे पदार्थों का निष्कासन करना मतलब उत्सर्जन। अब विभिन्न जंतु इसके लिए विभिन्न युक्तियाँ करता है। बहुत से एक कोशीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, तो इन अपशिष्ट को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं कि भाई जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। एक कोशीय है तो वो तो सतह से बाहर निकाल दे, लेकिन बहुकोशीय है उसको विभिन्न अंगों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं मानव में उत्सर्जन। याद रखना आईएमपी है। मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। याद रखना मानव के उत्सर्जन तंत्र के भाग है। अब वृक्क है वो उदर की
पीठ की हड्डी के दोनों ओर स्थित है। याद रखना कहाँ स्थित है, पीठ की हड्डी के दोनों ओर। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। अब मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, तो मूत्र बनने का उद्देश्य शरीर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। जो शरीर में वर्ज्य पदार्थ है उसको छानकर बाहर निकालना। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल वो वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भाई वृक्क में आधी निस्पंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है। आपको नीचे वृक्काणु होता है, उसके अंदर क्या होता है उसकी फिगर आपको बताई गई है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है और यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। फिर प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एक एक होते हैं जिन्हें हम कहेंगे वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। वृक्क के अंदर होंगे वृक्काणु, उसे दूसरी भाषा में कहेंगे नेफ्रॉन, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं और प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। अब जैसे जैसे मूत्र इस नलिकाओं में प्रवाहित होता है तो इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण होता है, पुनर्शोषण, और जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अधिरक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है। वृक्क में जो मूत्र बनता है वो किस पर निर्भर करता है, यानी कि किस में प्रवेश करता है, तो लंबी नलिका, फिर मूत्र वाहिनी जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। फिर मूत्राशय में मूत्र भंडारित किया जाता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है, ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। तो ये जो हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा, ये भी IMP है, उसके भाग कौन कौन से वो भी याद रखना है। फिर यह जो लास्ट टॉपिक है भाई पादप में उत्सर्जन, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उत्सर्जन में सिर्फ एक, मनुष्य का उत्सर्जन भी सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। पूरा चैप्टर इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, आपको मेहनत कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। ये जो वीडियो भेजते हैं वो सभी वीडियो आप कंटिन्यू देखो, बुक में पढ़ो, समझो, ठीक है, तो आपको ही फ़ायदा है। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।